मित्रों नमस्कार। लक्ष्य अकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग जनरल हिंदी में एक टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे शुरू में पढ़ा जाता है वर्णमाला। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को काखा काका आता है कि नहीं आता है, और नहीं आता है याद कर लीजिए, आता है रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा आता है तो जो इच्छा हो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज बेसिक चीज हम लोग देखेंगे हिंदी की, और उसको समझेंगे और देखेंगे कि जहां से जैसे क्वेश्चन बनते हैं हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान रखिएगा। आधा अधूरा देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, कुछ चीजें छूट जाएंगी। और हमारा उद्देश्य वही जो आपको बार बार बताते हैं कि गागर में सागर भरने का, कम समय में ज्यादा देने का उद्देश्य रहता है। तो जितनी चीज देंगे वो सॉलिड और आपके काम की होगी। फालतू की चीजें हम आपको दिखाएंगे नहीं, ना आपको बताएंगे, ना याद करेंगे। ठीक है, चलिए वर्णमाला देखिए। वर्णमाला सबसे पहले पढ़ने के बाद पहले हम लोग दो चीजें आपको याद रखेंगे, एक है भाषा और एक है लिपि। ठीक है, हम जिस वर्णमाला की बात कर रहे हैं वो देखिए, भाषा जो होती है ना वो अदृश्य होती है, और भाषा को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसे लिपि कहते हैं। और जो हमारी भाषा है हिंदी, ठीक है, हिंदी को व्यक्त करने की जो लिपि है उसे हम क्या कहते हैं? देवनागरी। और देवनागरी कितने प्रकार की है, कितने देवनागरी, कितने वर्ण है, देवनागरी के तरीके क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, उसी को हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, अब देखिए हिंदी, जहां हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी क्या है? हिंदी के पहले हिंदी का इतिहास क्या है? हिंदी का इतिहास यह है कि हिंदी संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुई है। तो पहले संस्कृत आता है, ठीक है, संस्कृत के बाद में क्या आता है? पाली आता है, पाली। फिर उसके बाद में कौन सी भाषा? ये देखिए दिन प्रतिदिन, संस्कृत कहते हैं प्राचीन भाषा की, प्राचीन भारत की भाषा की जब ऋग्वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, तो पहले संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत के बाद में फिर आपका बौद्ध धर्म आया तो पाली हो गई, फिर जैन आया तो प्राकृत हो गई। उसके बाद में और बदलाव होते 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 आज की डेट में जो भाषा हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं आधुनिक हिंदी। तो उसका पूरा का पूरा मार्ग ये है। उसके बाद हुआ प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, अपभ्रंश, फिर उसके बाद आई अवहट। ठीक है, फिर अवहट के बाद आपकी आई प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी के बाद आई आधुनिक हिंदी। इसके भी और भी पार्ट है, लेकिन वो आपको जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ने की जरूरत है। और अगर हम आधुनिक हिंदी की बात करते हैं तो ये 1885 के बाद की। ठीक है, अच्छा 1885 के बाद की, तो ये हिंदी है। और ये लगभग 1100 माना जाता है कि 1100 ईस्वी की है। तो हमें इसकी बात करनी है आधुनिक हिंदी, और आधुनिक हिंदी में भी देवनागरी लिपि। ठीक है, जिसमें वर्णमाला सबसे पहले हमको पढ़ना है। तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने स्वर व्यंजन होते हैं, वो आज देखेंगे। वैसे हिंदी का जो उल्लेख है, अनुच्छेद कितने में है, हिंदी का कौन सा अनुच्छेद है ये भी याद करना है आपको साथ में ही। तो हिंदी का जो अनुच्छेद है वो पड़ता है 343। ठीक है, 343। और हिंदी का अगर हम कहें किस अनुसूची में है, अनुसूची कौन सी है, तो आप जानते हैं 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 14 भाषाएं हैं, 14। ठीक है, और उसके बाद में इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? 8। तो वर्तमान में कितनी है? 22 है। और इन 22 में आप जानते हैं सिंधी है, नेपाली है, मणिपुरी है, कोंकणी है, संथाली है, बोडो है, डोगरी है, ये सब बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, अलग अलग अनुच्छेद संशोधन में। तो चलिए हम लोग इसी वर्णमाला की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वर्णमाला है क्या? वर्णमाला जो हिंदी देवनागरी है इसकी जो वर्णमाला है, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं आपको पता है? वर्ण, ठीक है, जैसे आया एक वर्ण। ठीक है, वर्णों से मिल करके बना है क्या? अक्षर। ठीक है, अक्षरों से मिल करके बना है क्या? शब्द। ठीक है, हाँ, वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, और अक्षरों से मिलकर के शब्द बना है। इसी को पद कहते हैं, पद या शब्द। ठीक है, शब्दों से क्या बना है? शब्दों से बना है पद, पदबंध। पद से या शब्दों से बना है पदबंध। ठीक है, और पदबंध के मिलने से क्या बना है? उपवाक्य। उपवाक्य।
और उपवाक्य के मिलने से क्या बना है? वाक्य। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्ण है ये उच्चारण की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, सबसे छोटी उच्चारण की इकाई इसको हम कहते हैं वर्ण, और इसी को हम अगर कहते ध्वनि है, सबसे छोटी ध्वनि, तो सही होगा। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है? वर्ण एक सबसे छोटी इकाई है और अक्षर एक वर्ग का एक अक्षर। जैसे हमने कहा का, ठीक है, तो ये का में अगर हलंत लगा दिया और आ लिख दिया तो इसमें का और आ दो वर्ण हैं। ठीक है, ये दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, और अगर हम इसी को कर दिए का तो ये है अक्षर। ठीक है, इसी में अगर हम कई अक्षरों को मिला दिए तो पद हो जाएगा। जैसे हमने कर दिया काम, ठीक है, और काम में कई अक्षर मिले हैं ना, कई वर्ण भी मिले हैं, तो ये कह सकते हैं कि वर्ण सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। दो वर्ण मिलने के बाद में अक्षर बनता है। ठीक है, दो से अधिक या एक से अधिक अक्षर मिलने के बाद में पद बनता है। पद, दो से एक से अधिक पद मिलने के बाद में, दो से अधिक पद मिलने के बाद में पदबंध बनता है, और कई पद मिलने के बाद में पदवाक्य जो है उपवाक्य बनता है, और कई उपवाक्यों से एक वाक्य बनता है। ठीक है, आज हम लोग इसी वर्ण की चर्चा करेंगे, अक्षर की नहीं करेंगे। ठीक है, अक्षर तो आपको पता चल ही जाएगा, तो हम लोग पहले वर्ण देख लेते हैं। तो वर्णों की संख्या कितनी है? आप लोग लिखते हैं वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। अब हम लोग इन 52 वर्णों को देखेंगे। 52 वर्णों में जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है? ठीक है, देवनागरी में हम वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। वर्णमाला के दो पार्ट होते हैं, दो भाग। एक को हम स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब इसमें जो स्वर हैं ये टोटल मिलाकर के 52 होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम कहते हैं कि 11 मूल स्वर होते हैं, 11 मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या 11 है, और जो व्यंजन है, मूल व्यंजनों की संख्या अलग है। ठीक है, 33 है मूल व्यंजन। मूल व्यंजन और स्वर अलग याद रखिएगा। तो मूल वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? 44 मूल वर्ण। ठीक है, तो मूल वर्ण की संख्या 44 है। टोटल कितने हैं? कुल वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। कैसे हैं जरा ध्यान रखिएगा। स्वर को अगर हम देखते हैं तो स्वर 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे हम उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो इसके कई पार्ट हैं, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम बता जरूर देंगे आपको। देखिए, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, अब हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर मिला करके हमारे पास में कितने हो जाते हैं? आप देखिए, हास्य स्वर उच्चारण की, जो उच्चारण में जब बहुत कम समय लगता है, एकदम कम समय के लिए होता है, उसे हास्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ये हास्य स्वर आते हैं। ठीक है, वैसे दीर्घ स्वर में जब हम उच्चारण में डबल, जब हास्य का दुगना समय लेते हैं तो दीर्घ हो जाता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये दुगना समय लेते हैं। और अगर हम कहते हैं प्लुत स्वर तो ये तिगुना समय लेते हैं, तिगुना या अधिक समय लगता है। ठीक है, अब ये होते क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे आप सरगम गाते हैं, सरगम, तो सरगम अधिकतर अगर उनमें स्वर का इस्तेमाल होता है तो प्लुत स्वर बन जाते हैं। और इसमें एक शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे आप कहते हैं ओम। ठीक है, ओम जो शब्द है ये प्लुत स्वर से मिलकर के बना है, और प्लुत स्वर मतलब होता है ओ का तिगुना। देखिए होता क्या है ना, कि आप लोग लिखते तो हैं ओम आप लिखने का तरीका ये अपनाते हैं, ओम आप लिखने का तरीका ये अपनाते हैं, और भी ढेर सारे तरीके से आप लिखते हैं, लेकिन सही क्या है ये? और इसमें है क्या कि ये ओ है। ठीक है, और ओ को 3 गुना बोला जाता है, तो हिंदी का 3 लिख देते हैं। क्या ये 3 है ना, और ये लिख देते हैं मा, ओम बोलते हैं ना, तो ओ तिगुना अर्थ तिगुना समय लेता है उच्चारण में, इसीलिए इसको कहते हैं प्लुत स्वर। तो समझ में आ गया? स्वर 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वैसे अगर हम कहते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का प्रकार कई होता है, तो वो हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है,
और इसी में अगर हम स्वर की बात करते हैं तो हमारे पास स्वर कितने हैं? देखिए हमारे पास में मूल स्वर है, मूल स्वर 11 है, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से यही तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है, उच्चारण की दृष्टि से 10 है और परंपरानुसार या लेखनी की दृष्टि से ये कितने हैं? 13 हैं। आप लिखते हैं जैसे आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, री, ए, आई, ओ, औ, अं, आहा। यही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 क्या है? लेखनी की दृष्टि से परंपरा अनुसार आपको कक्षा 1 2 की बुकों में मिलता है, तो सभी अक्षर होते हैं। लेकिन अगर हम इसको कहते हैं मूल स्वर कितने हैं, तो ये अनुस्वर है, अनुस्वर में आता है, ठीक है, और ये विसर्ग में आता है। अनुस्वर और विसर्ग क्या होते हैं? जैसे हम अंग बोलते हैं, अंग, तो हम अगर इसका विच्छेद करेंगे तो आ प्लस ना आता है ना। तो हम वर्ण की क्या कहते हैं? सबसे छोटी इकाई स्वर अपने आप में मेन होता है, उसमें कोई मिलता जुलता नहीं है, तब उसको स्वर कहते हैं। लेकिन ये मिक्स होकर बना हुआ, क्या पहले स्वर आ गया, बाद में व्यंजन आ गया। तो अब ये अंग ना तो स्वर है बचा और ना व्यंजन बचा, ठीक है, ना स्वर है ना व्यंजन है, मिक्स है। इसको क्या कहते हैं कि ये स्वर नहीं है और ना व्यंजन है। अगर कहें दोनों है तो इसको क्या कहेंगे? अयोग है। क्या? अयोग्य हो गया, मतलब ना तो स्वर के काबिल है ना तो व्यंजन के काबिल, इसीलिए कहते हैं अयोग। अगर हम यही बात करते हैं आहा की, तो आहा जो है वो भी यही करता है, आ प्लस हा, ठीक है, आ और हा मिलकर बना हुआ है आहा। उच्चारण में आ और हा आता है, तो जब आहा बोलेंगे तो आ और हा मिलकर बना है, तो एक व्यंजन है एक स्वर, पहले वाला स्वर है बाद वाला व्यंजन है। वैसे व्यंजन में क्या होता है? पहले व्यंजन होता है बाद में स्वर होता है। जैसे आप का बोलेंगे, का बोलेंगे तो का प्लस आ कहेंगे इसको ना, तो स्वर हमेशा बाद में आता है। लेकिन यहाँ क्या है? पहले आ रहा है, तो ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी अयोग हो गया। तो एक अयोग यो हो गया और एक अयोग यो हो गया। अर्थात सम्मिलित रूप से हम अनुस्वर और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोग वाह, ठीक है, अयोग वाह। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। अयोग है मतलब अयोग, ना तो ये व्यंजन के योग्य है और ना तो स्वर के योग्य, इसलिए नाम हो गया क्या? अयोग, ठीक। चलिए उच्चारण की दृष्टि से, अब देखिए उच्चारण की दृष्टि से अगर हम कहें तो ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है और सॉरी ये है और ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर होते हैं 7, दीर्घ होते हैं 7। तो हास्य कितने बचे? 1 2 3 4 होते हैं हास्य स्वर, हास्य स्वर। इसमें भी मूल स्वर 11 है, ठीक है, मूल स्वरों का मतलब ये सभी स्वर आते हैं, इसमें री भी आता है। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 मूल स्वर हो गए। हम कहते हैं उच्चारण की दृष्टि से, तो उच्चारण की दृष्टि से कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण स्वरों के जैसा नहीं होता है? तो ध्यान रखिए, तरह से आपको बोलिए और री को बोलिए। री बोलते ना, री रा प्लस की आते ना, री, तो रा हो तो ये भी आप लिख सकते हैं री। तो उच्चारण व्यंजन के जैसे हो रहा है ना, व्यंजन के साथ मात्रा लगी हुई है री, तो री, हम ये री को ऐसे बोलते हैं, तो उच्चारण इसको हटा देते हैं और इसीलिए उच्चारण सबका तो स्वरों जैसा होता है, ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण स्वर से अलग होता है, इसलिए हम कहते हैं स्वर उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं, ठीक है। तो बस इतने ही होते हैं, इनको भी आप जो है थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद हम व्यंजन की चर्चा करेंगे। चलिए, तो स्वर हो गए आपके, और एक चीज और हम आपको बताएंगे कि कुछ चीजें और अलग से आपको पढ़नी है। जैसे आप कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक मतलब होता है नाक और मुंह। अनुनासिक, नाक और मुंह से बोले जाने वाले, नाक प्लस मुंह से
बोले जाने वर्णों को हम कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, जैसे हम कहेंगे क्या, गांव, गांव ऐसे लिखेंगे गांव, नाम और नुआर गांव। उसी तरह हम दूसरा शब्द लेते हैं आंख, आंख बिंदी, चांद बिंदी जिसे कहते हैं। हम अनुनासिक की बात करते हैं तो चांद बिंदी की बात करते हैं। ठीक है, अनुनासिक मतलब यही होता है। उसके बाद हम कहेंगे आंगन, आंगन या दांत, दांत, ये सभी क्या है, अनुनासिक। ये अनुनासिक होता है। इसी में एक शब्द आता है नासिक, नासिक के व्यंजन। ठीक है, नासिक के, नासिक के क्या होता है, नासिक के व्यंजन किसी भी वर्ग का जो पांचवा स्पर्श व्यंजन का पांचवा होगा, स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ण। अभी हम चर्चा करेंगे पांच वर्ण कौन से होते हुए। अंगा होता है, इया होता है, अड़ा होता है, मा होता है और ना होता है। तो ये सभी किसमें आएंगे, नासिक में आएंगे। यहीं पर अनुस्वर और विसर्ग आपने समझ ही लिया है, अनुस्वर और विसर्ग क्या होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसी में स्वरों के उच्चारण की। ठीक है, अभी हम लोग स्वर ही कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब स्वरों का एक उच्चारण की प्रकृति होती है, उच्चारण। ठीक है, उच्चारण की अगर दृष्टि से हम देखते हैं तो उच्चारण की दृष्टि से हम कई भागों में इसको बांटते हैं। जैसे हम कहते हैं मात्रानुसार, मात्रानुसार उच्चारण, तो इसको हमने बता दिया मात्रा के अनुसार जो स्वरों का उच्चारण है। अभी आप स्वर ही पढ़ने, ध्यान रखिए। मात्रा के अनुसार स्वरों का उच्चारण आपने देख लिया, तीन प्रकार के होते हैं। क्या, हास्य हो गया, दीर्घ हो गया और प्लुत हो गया। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और आता है इसी में, जीभ्यानुसार, जीभ के छूने के अनुसार या जीभ्यानुसार। ठीक है, जो जीभ होती है वो जीभ आपकी टच करती है, उसके अनुसार स्वरों का उच्चारण होता है। वो भी तीन प्रकार का होता है, एक आग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है और एक पश्च स्वर होता है। ठीक है, आग्र, मध्य और पश्च स्वर। ठीक, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसे हम कहते हैं मुख द्वार, मुख द्वार के अनुसार, मुख द्वार के अनुसार। ठीक है, कोई स्वर बोलते हैं तो पूरा मुख खुलता है। ठीक है, ई, ऊ, कुछ में थोड़ा खुलता है। तो इस मुख द्वार के अनुसार भी हमने स्वरों को तीन प्रकार से बांटा है, चार प्रकार से बांटा है। क्या, सबसे पहला है विव्रत। ठीक है, फिर है अर्धव्रत, अर्धविव्रत। ठीक है, पहला विव्रत पूरा खुलता है, अर्धविव्रत आधा खुलता है और अर्धसंव्रत, अर्धसंव्रत। ठीक है, आधा बंद रहता है और फिर है संव्रत। ठीक है, ये स्वरों के प्रकार हैं कि मुख जिस तरह से जितना खुलेगा उस खुलने के अनुसार हमने इनकी परिभाषा कर दी कि स्वर ऐसे इतने प्रकार के होते हैं। मात्रा अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, जीभ्यानुसार तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। सभी वर्णों की बात करते हैं, व्यंजन में भी यही आएंगे। मुख द्वार के अनुसार भी विव्रत, अर्धव्रत, अर्धसंव्रत और संवृत आता है। ठीक है, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंव्रत और संव्रत आता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे उच्चारण जो होता है हमारा, उच्चारण का स्थान क्या होता है। अगर हम लोग उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं कि स्वरों का जो उच्चारण करते हैं हम लोग वो कैसे करते हैं, जरा ये देख लीजिएगा। देखिए, जो प्राकृत स्वर होते हैं, प्राकृत स्वर, ठीक है, प्राकृत स्वर भी तो कुछ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हैं, प्राकृत, या इसको प्राकृतिक कर लीजिएगा, प्राकृतिक स्वर। ठीक है, इसमें बस तीन ही हैं, आ है, ई है, ऊ है। बाकी जितने भी स्वर हैं वो मिक्स होकर के बने हैं। तो प्राकृतिक स्वर इन्हीं को कहते हैं। और अगर मूल स्वर की बात आ जाती है, हाँ, प्राकृतिक स्वर यही रहती है, आ, ई, ऊ। ठीक है, प्राकृतिक स्वर। और फिर हास्य हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुत हो गया, उनको आपने पढ़ लिया। अब देखिए, अगर उच्चारण करना है, उच्चारण के स्वरों का उच्चारण कहां से होता है, जैसे व्यंजन को भी पढ़ेंगे, तो जरा उसके लिए भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग कुछ बना लेते हैं, मुंह बना लेते हैं, तो उसके बाद में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है,
समझाने के लिए बनाया है, हंसिए नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका मुख है, ठीक है, ये मुख हो गया। अब यहाँ पर आपके पास चार भागों, उच्चारण की दृष्टि से पूरे सर को धड़ को चार भागों में बांट देते हैं, बड़े आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, यहाँ वाले भाग को हम कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं भाई, ये कंठ है ना, ये कंठ, दबा दो देखो क्या होता है, कंठ हो गया। उसके बाद ये वाला भाग है तालु, तालु, ठीक है। तालु के आगे वाले भाग को, इस वाले भाग को हम कहते हैं मूर्धा, ठीक है। मूर्धा के आगे जो है, यहां पर आगे जो पढ़ते हैं क्या, दांत, ठीक है, इनको हम कहते हैं दंत, दंत, ठीक है। और आगे है आपका ओष्ठ, ठीक। ये चार भाग हैं, मूलतः चार भाग है ना, मतलब पांच भाग है ना। हम पांच स्पर्श व्यंजन में देखते हैं ना, पांच भाग वही हैं। हम पहले हिंदी के स्वरों को पहले देखेंगे इन्हीं के अनुसार। तो चलिए, अगर हम पहले देखें कंठ से, तो कंठ से स्वरों का उच्चारण कौन सा होता है, कंठ से मिलता है आ और बड़ा आ, ठीक है। कंठ से छोटा आ और बड़ा आ होगा। उसके बाद तालु में जाएंगे तो तालु में आगे बाद क्या आता है, ई आता है, तो तालु में जाएंगे तो ई और बड़ी ई, तालु से हो गया। उसके बाद मूर्धा में जाएंगे तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, फिर उसके बाद में आता है ऊ, लेकिन ऊ यहाँ पर नहीं है, ऊ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा री, ठीक है। मूर्धा से किसका उच्चारण होता है, री का। याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, सरल से सरल शब्दों में आपको समझा दे और याद हो जाए। उसके बाद में देखिए, दंत से कोई भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, स्वर का उच्चारण दंत वाले भाग से नहीं होता है, ठीक है। ये जो जीभ है आपकी ना, यही पूरी क्रिया कर रही है। जीभ यहाँ भी टकरा, जब नीचे टकराए तो कंठ से आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगी तो तालु से होगा, फिर आगे मूर्धा होगा, मुंह का पीछे वाला भाग, ठीक है, ये मुंह है, मुंह के पीछे वाला भाग, तालु के आगे वाले भाग को मूर्धा कहते हैं। और दंत से क्या होता है, दंत से होता है वो ओस से होता है ऊ और ऊ का उच्चारण। तो अब ध्यान रखिएगा, आ यहां से हो गया, ई यहां से हो गया, री हो गया, यहां से कुछ नहीं होता है, और यहां से ओस से, होठों से ऊ और ऊ, तो ऊ करते ना, ऊ, तो ऊ में आपकी होठ गोल होती है ना, तो ये हो गया ऊ। अब इसमें बचा क्या, अभी आपके पास बचा ए आई ओ। तो जो ए आई है, इसका उच्चारण दो भागों से होता है, ठीक है, दो को मिल करके होता है ए आई का उच्चारण। और वो क्या होता है, एक तो कंठ हो गया, अब ए कंठ और तालु से होता है, ठीक है। ये कंठ और तालु मिलाकर के ये बनाएंगे क्या, ए आई, क्या बनाएंगे, ए और आई, कंठ और तालु मिलाएंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, कंठ तालव्य, तालव्य, ठीक है। कंठ तालव्य से ए आई हो गया। उसके बाद में ऊ, ओ और औ का जो उच्चारण होता है वो भी दो जगह से होता है, दो स्थान से होता है, और उसमें एक होता है कंठ, ठीक है, कंठ, और दूसरा होता है ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से होता है ओ औ, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे हो गए आपके स्वर। अब ऐसे हम अगर देखते हैं तो आ, फिर तालु में ई, फिर ऊपर क्या री, दांत में आएंगे कुछ नहीं, दांत के बाहर जाएंगे, ओठ है तो ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। फिर कंठ और तालु मिलाकर ऐसे मिलाएंगे जैसे हमने मिलाया है, दोनों को मिलाकर करेंगे ए आए, और आगे ऐसे करेंगे, पीछे करिए तो ए आए, आगे कहेंगे तो ओ, ठीक है। इस तरह से आपके उच्चारण की दृष्टि से जहां से उच्चारण इनका होता है स्वरों का, मुझे लगता है याद हो गया होगा, ठीक है। इसी में देखिए, स्वरों में ही एक आगत स्वर होता है। आगत स्वर आपका आता नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये ना लगे कि कोई अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता हो कि हाँ आगत स्वर ये होता है। आगत स्वर होता है ये, ठीक है, इसमें बिंदी नहीं लगती, इसको हम आगत स्वर कहते हैं। जिस तरह आप आगत व्यंजन पढ़ेंगे तो आगत व्यंजन की तरह ही आगत स्वर ये होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है स्वरों की स्थिति आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम
व्यंजन पूरा पूरा डिस्क्राइब करेंगे। और व्यंजन में भी ध्यान रखिएगा, व्यंजन को पूरा इसी तरह से आप समझेंगे और फिर समझेंगे कि उसमें भी सघोष अघोष क्या होता है, अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, सब कुछ एक ट्रिक ऐसे ही पूरा का पूरा मैप में तैयार है। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो तक के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।